मित्रों, जब आप कभी फील्ड पर जाते हैं और आपको प्रतिद्वंदियों से सामना करना पड़ता है, तो कभी आप यह मत कहने आए कि प्रतिद्वंदी आपका पैर खींचता है, आपको उल्टा पुल्टा बोलता है, आपको गाली देता है, आपके विषय में भ्रम फैलाता है। ये बातें कभी कहने के लिए नहीं आए। स्वाभाविक है, प्रतिद्वंदी अगर वह नहीं करेगा तो क्या करेगा? आपको रेड कारपेट बिछा के स्वागत करेगा। नेपाली में एक कहावत है, बोलने को पीठो बिक्छ, न बोलने को चामल पनि बिक्दैन। आपके हाथों में हमने हीरा दिया है, जो सैकड़ों हजारों स्वराज्यों के तप से पैदा हुआ है, अभूतपूर्व त्याग और मेहनत से पैदा हुआ है। वह सामुदायिक स्वराज का हीरा आपके हाथों में है, वह जनमत पार्टी का हीरा आपके हाथों में है, और वह लेकर आप समाज में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। आप देखते रह जाते हैं और दूसरी पार्टी के लोग आते हैं और जनता को गोबर थमा के चला जाता है और आप देखते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी तैयारी नहीं पहुंचती, हमारी वह मानसिकता नहीं पहुंचता, हमें जो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए था वह नहीं पहुंचता है। इसी वजह से हमारे हाथों में हीरा होते हुए भी हम जनता को वह हीरा नहीं दे पाते, और प्रतिद्वंदी पार्टियां जनता के हाथों में गोबर बेचकर चला जाता है, गोबर थमा के चला जाता है। वह कारण है। आपने वह कहानी सुनी होगी, 3 ठग मिलकर गाय को गधा बोल देते हैं और आप सचमुच गाय को गधा मानने की भूल कर बैठते हैं। आपको खुद पर भी यकीन नहीं रहता। इस वजह से ऐसा हो जाता है कि ठग जो है आपको हाथों हाथ ठग कर वहां से निकल जाता है। आप छटपटाते रह जाते हैं, आप पूछते रह जाते हैं, आप देखते रह जाते हैं। जब 2 पहलवान अखाड़ा पर उतरता है तो कोई पहलवान ये नहीं कह सकता कि प्रतिद्वंदी तो मेरा पैर खींच रहा है, प्रतिद्वंदी तो मेरा बाल नोच रहा है, प्रतिद्वंदी ने मुझे कसकर पकड़ लिया, प्रतिद्वंदी ने मुझे 2 पेच लगा दिया। ऐसा कोई पहलवान, कोई भी वीर पहलवान नहीं कह सकता है। प्रतिद्वंदी का काम है टांग खींचना, प्रतिद्वंदी का काम है आपके विषय में भ्रम फैलाना, प्रतिद्वंदी का काम है आपके ऊपर एक से एक 2 पेच लगाना और उठा के आपको पटकना। वो वही कर रहा है, वो अपना धर्म निर्वाह कर रहा है। अगर आप सचमुच वीर पहलवान है तो आप भी अपने ऊपर विश्वास कीजिए और आप भी अपनी सारी ताकत लगा दीजिए उसको उठाकर पटकने में। यही अखाड़ा का धर्म है, यही वीर होने की पहचान है। अगर कोई पहलवान अखाड़ा से भागता हुआ चला आया कि सर ये तो मेरा पैर खींचता है, ये तो 2 पेच लगाता है, ये तो मेरे विषय में भ्रम फैलाता है, ऐसा कह के रोते रोते अगर कोई पहलवान वहाँ से अखाड़ा से भाग कर निकल जाता है तो वह वीरता की निशानी नहीं है। अगर आप वीर है तो डट कर सामना करें। प्रतिद्वंदी चाहे जो 2 पेच लगाए, जितना भ्रम फैलाए, जितना आपका बाल नोचे, जितना आपका पैर पकड़े, लेकिन आप भी उससे ज़्यादा होशियारी दिखाते हुए उनको उठा के आप पटकिए। अपने तर्क से, अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी कला से, वही आपको विजय दिलाए। और ये भ्रम फैलाना कोई नई बात नहीं है। महाभारत में भी, महाभारत के युद्ध में भी जब गुरु द्रोणाचार्य को कोई परास्त नहीं कर सका तब क्या किया गया? वही भ्रम का सहारा लिया गया, और वह भ्रम फैलाने वाले कोई और नहीं थे, उसका अपना ही शिष्य धर्मराज युधिष्ठिर थे। धर्मराज युधिष्ठिर जिसने कभी जीवन में झूठ न बोला हो, और उसने वह अफवाह फैलाया कि अस्वस्थामा हतो नर वा कुंजरो। उसने वहां पर भ्रम फैलाया और उस भ्रम के कारण से गुरु द्रोणाचार्य वहां पर ध्यान करने बैठ गए और उसी समय प्रतिद्वंदी आकर उनका सर काट दिया।
तो वही यहाँ पर भी होगा, आपके विषय में भ्रम फैलाएगा। अगर आप होशियार नहीं रहे, आप सजग नहीं रहे और चूक गए तो आपका भी सर कलम कर देगा। इसीलिए हम सभी सावधान रहे, होशियार रहे, प्रतिद्वंदी को हर एक चाल से होशियार रहे और अपना काम करते रहे। ये कोई नई बात नहीं है, प्रतिद्वंदी का चाल हमेशा रहेगा, रहता आया है। हम सब अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते रहे। आप कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो काफ़ी बार यह होता है कि आपको लोग ना कह के लौटा देते हैं और कई बार आप हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आपको कितने लोग ना कहते हैं यह ज़्यादा मायना नहीं रखता है, क्योंकि आपको सफल होने के लिए सिर्फ एक हाँ काफ़ी है। उदाहरण के लिए एल्वा एडिसन महान वैज्ञानिक जो थे, जिसने चीम का आविष्कार किया, बिजली बल्ब का आविष्कार किया, वो हजारों बार, सैकड़ों नहीं, वो हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपना प्रयोग करना नहीं छोड़ा। सैकड़ों बार प्रयोग करते गए फिलामेंट के लिए कि चलो भाई इससे अब प्रकाश निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, कहते कहते उन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों बार फेल हुए, असफल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रयोग नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका एक ही मानना था कि मैं 1000 बार भी फेल हो जाऊं यह मायना नहीं रखता है। 1000 बार फेल हो गया उसका क्या मतलब है? अगर लास्ट में एक भी बार अगर मेरी बत्ती जल गई, उससे प्रकाश निकल गया, तो मैं कितने 1000 बार की 10,000 बार उससे पहले असफल हुआ वो मायना नहीं रखता है। मैं तो सफल हो गया, सिर्फ एक बार सफल होने से मैं सफल हो गया, वह उसका मानना था। और इसीलिए उसने हजारों बार कोशिशें जारी रखी और अंत में सफल हुआ। और वही कारण से आज हम सब के पास बिजली बल्ब है जो प्रकाश देता है, अंधेरा को दूर करता है। तो उसी तरह हम सबको यह मतलब नहीं रखना है कि कितनी बार हमें लोग ना कहते हैं। याद रखिए, आपको सिर्फ एक हाँ सफलता दिलाने के लिए काफ़ी है। आप 25 लोगों से अभी जाके मिलेंगे, सदस्य बनाने के लिए मिलेंगे, कोई मदद मांगने के लिए मिलेंगे, कोई टेंट की व्यवस्था करने के लिए मिलेंगे, कोई साउंड बॉक्स की व्यवस्था करने के लिए मिलेंगे। आपको 25 आदमी ना कह सकता है, आप निराश मत होइए, क्योंकि अगर 26वें आदमी भी हाँ कह देता है, मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह 25 आदमी ना कहा उसका कोई मायना नहीं। आप तो सफल हो गए, आपकी व्यवस्था हो गई, आप सफल हो गए। इसलिए कितने लोग आपको ना कहते वो मायना नहीं रखता। आप अपनी प्रयास को जारी रखिए और उतनी ही ऊर्जा के साथ जारी रखिए, उतनी ही फ्रेशनेस के साथ जारी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि आपको सफल होने के लिए सिर्फ एक हाँ भी काफ़ी है। आप कहीं भी कार्यक्रम करने जाते हैं, कहीं बैठक ही करते हैं, कभी अंतर्क्रिया कार्यक्रम करते हैं, उसमें तरह तरह के लोग आते हैं, सैकड़ों लोग बीच में बैठे रहते हैं और उसमें मानिए सिर्फ एक आदमी उठकर आपका विरोध कर देता है, आपको उल्टा सीधा बोल देता है, आपको गालियां ही दे देती है, हो हल्ला हो जाता है, सब लोग उसको ही देखने लगते हैं। आपको लगता है कि कार्यक्रम तो असफल हो गया, आपको ऐसा लगता है, आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन हमको क्या याद रखना है कि उस 100 आदमी की भीड़ में, या कौन सभा भी हो सकता है, या अंतर्क्रिया कार्यक्रम भी हो सकता है, या एक बैठक भी हो सकता है, उसमें आपको यह देखना है, उस एक हल्ला करने वाला आदमी, वो एक विरोध करने वाला आदमी को ही नहीं देखना है, उसमें यह देखना है कि बाकी जो 99 लोग थे वो तो आपकी बात सुन रहा है ना, वो तो आपकी बातों को समर्थन कर रहा है ना। भले एक आदमी विरोध किया, लेकिन 99 आदमी आपके समर्थन में वहाँ पर मौजूद है, हमें ये देखना है।
हमें उस एक असहमत आदमी को, एक विरोध करने वाले आदमी को देख के अपना दिन खराब नहीं करना है। ये बात याद रखिए। मान लीजिए कागज़ है और उस कागज़ पर अगर एक काला धब्बा है और आपको दिखाया जाता है कि इसमें क्या है, तो अधिकांश लोग वही देखते कि इस पर काला धब्बा है, वही देखता है अधिकांश लोग। लेकिन हमको ये देखना था कि बाकी जगह, उस काला धब्बा के अलावा बाकी जगह तो सादा था। उस जगह पर हम हिसाब कर सकते थे, उस जगह पर लिख सकते थे और हम सब कामयाबी को हासिल कर सकते थे। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं और उसी काला धब्बा को देखकर अपना दिन बिता देते हैं। हम सबको वह काला धब्बा नहीं देखना है, बल्कि खाली, बाकी जो खाली जगह है उसको देखना है, उसको प्रयोग में लाना है और उससे हमें कामयाबी हासिल करना है। यह बात देखना है। और जीवन में आपके साथ कौन कौन है वह मायना रखता है। जीवन में कौन नहीं आया, आपके साथ क्या नहीं है, यह ज़्यादा मायना नहीं रखता है, क्योंकि आपका जीवन तो उससे प्रभावित होगा जो आपके साथ है, वो वैल्यू एड करेगा। इसीलिए कौन आपके साथ नहीं आया उसके चिंतन में अपने दिन को व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आपके साथ है, जो आपके साथ चलने को तैयार है, उनको आप वैल्यू दीजिए, उनसे संपर्क में रहिए, उनको इज्जत दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में वही कोई फर्क ला रहा है। जो आपके साथ आया ही नहीं, जो कहीं दुनिया के दूसरे तीसरे कोने में बैठा होगा, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। यह भी याद रखिए, हमारे जीवन में जो साथ है वही महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपको लगता होगा समाज में देखकर कि यह आदमी अगर आ जाता हमारे संगठन में तो बहुत अच्छा होता, फलाने आदमी अगर आ जाता तो बहुत अच्छा होता, और उसके पीछे हम सब बहुत दिनों तक लगे रहते हैं और वह तर्क पे तर्क उससे किए जाते हैं। आपको लगेगा कि हम उसको तर्क से परास्त कर देंगे तो लग जाएगा, नहीं। तर्क के द्वारा आप किसी को परास्त करके उसे अपने संगठन में नहीं लगा सकते। तर्क से उसे परास्त कर देने पर उसका जो है ईगो हर्ट हो जाता है और वह आपको परास्त करने, भले वो तत्काल में अपनी गलती, अपनी पराजय स्वीकार करने पर मजबूर हो जाए, लेकिन वह फिर से आपको परास्त करने के लिए कोई न कोई तरकीब निकालता रहेगा। वो अपनी हार वास्तव में नहीं मानता है, वो आपके खिलाफ कोई न कोई प्रमाण निकालता रहेगा, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ है। इसीलिए यह कभी मत सोचे कि किसी भी आदमी को आप तर्क के द्वारा, प्रमाण के द्वारा परास्त करके उसे अपने संगठन में लगा लेंगे, यह मत सोचें। आप अपना तर्क देते रहेंगे और वो अपना तर्क देता रहेगा, वो अपना थुथुर पकड़ा रहेगा और इसी में बरसों वर्ष बीत जाती है और कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती है। इसीलिए हमें ऐसे थुथुर आदमी के पीछे, इसलिए हमें ऐसे जिद्दी आदमी के पीछे अपना समय को बर्बाद नहीं करना है। हम सब जनता के बीच में जाएं, न कि ऐसे एक दो व्यक्ति विशेष के पीछे पड़े रहे। जनता के बीच में जाने से ही उपलब्धि हासिल होगी। एक दो या बकबक करने वाले आदमी, एक दो ज़्यादा ही बहस करने वाले आदमी के पीछे लगकर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है, एक बार अपनी बात को ज़रूर रखें। उसे मानना होगा तो मानेगा, नहीं मानना होगा तो वो अपना तर्क देता रहेगा, अपनी बातें करता रहेगा और उसी में वो दिनचर्या बिताता रहेगा। भाड़ने वालों का कोई अहमियत नहीं होता है। खाने में कोई जहर दे दे तो उसका इलाज है, लेकिन अगर कान में कोई जहर घोल दे उसका कोई इलाज नहीं होता। आज चाहे जितने भी भाड़ने वाले लोग हमारे खिलाफ लगे हैं, पर याद रहे भाड़ने वाले लोगों का इतिहास में कोई अहमियत नहीं होता है। वो जब भी जाना जाएगा एक भाड़ने वाले, एक विलेन के रूप में ही जाना जाएगा, उसका कोई अपना इतिहास नहीं होता है। वो सदैव चुगलखोर के रूप में ही, पैर खींचने वाले लोग के रूप में ही जाना जाएगा। समाज
पैर खींचने वालों का नहीं होता है, बल्कि हाथ खींचने वालों का होता है। समाज में सम्मान हाथ खींचने वालों को किया जाता है, पैर खींचने वालों को नहीं। इसीलिए पैर खींचने वाले और भाड़ने वालों पर हमारा विजय अंततः निश्चित है। भाड़ने वाले लोगों की कोई कहीं स्थान नहीं रहेगा। गाली किसको नहीं दी गई? हमको बताइए, इतिहास में किस महापुरुष को गाली नहीं सुनना पड़ा? भगवान जो श्री कृष्ण हुए, उनको तो मुंह पर ही सैकड़ों बार गाली दी गई, सैकड़ों बार मुंह पर ही गाली दी गई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, उनको भी उनके प्रजा ने ही अनेकों बार गालियां दी। भगवान बुद्ध हुए, उनको भी कुछ कहना, कोई गाली बाकी नहीं रहा होगा, सभी गालियां दी गई। तो यहां पर हर एक महापुरुषों को गालियां पड़ती है, गालियां दी जाती है। उसे हमें परवाह नहीं करना है, बल्कि उसे और उसके सहारा बनाकर, उस गालियों को इकट्ठा करके उसके ऊपर में चढ़ के हमें सफलता के लिए चढ़ जाना है, सफलता के लिए निकल जाना है। वो लोग गालियां देते रहेंगे, भ्रम फैलाते रहेंगे, और हम सब उसी पे सवार होकर, उसी पर चढ़कर आगे निकल जाएंगे। संसार में आज भी पवित्रता का उदाहरण अगर दिया जाता है तो उसमें सीता जी का नाम आता है। सीता के नाम से कसम खाई जाती है। सीता को अपनी पवित्रता के लिए अग्नि परीक्षा पर बैठना पड़ा। अग्नि परीक्षा दी, अग्नि पर बैठ गई, अग्नि उसको नहीं जलाई कि ये पवित्र हैं। लेकिन उसके उपरांत अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी आखिर हुआ क्या? क्या सीता अपने आप को निर्दोष साबित कर पाई? उस पर फिर भी सवाल उठाई। अग्नि परीक्षा पर बैठने के बाद भी उस पर सवाल उठाई, और उसके अपने ही प्रजा द्वारा। और सवाल भी ऐसा उठा कि अंततः सीता को वनवास जाना पड़ता है, और वनवास में ही दुखद स्थिति में उनको मृत्यु का वरण करना पड़ता है। तब जब सीता जी पूरा अग्नि पे बैठकर, अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकी, अपने आप को पवित्र साबित नहीं कर सकी, तो हम सब क्या छाती चीर कर दिखाएंगे किसी को? हम सब क्या आग पर बैठकर दिखाएंगे किसी को? तो हम सब किस फिराक में हैं? जब सीता खुद अग्नि पे बैठकर अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकी जनता की नज़र में, तो हम सबको कोई ज़रूरत नहीं है बार बार परीक्षा देने की, अग्नि पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब क्या है, हम सब कितने निष्कलंक हैं, कितने पवित्र हैं, कितने निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, तो हम तो जानते हैं, हमारा दिल तो जानता है, हमारी अंतरात्मा तो जानती है। तो हमें किसी को प्रमाणित करने के, किसी को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कम से कम अपनी अंतरात्मा से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, वही काफ़ी है, वही काफ़ी है। इसलिए प्रतिद्वंदियों द्वारा फैलाए गए भ्रम को बार बार चीरना, बार बार उस पर सफाई देना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी सफाई देकर भी कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं। जिसको जो मानना वो मानेंगे ही, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम सब उसमें अपना समय नष्ट न करें, अपना जो काम है उसे करते रहें। अपना जो संगठन बनाने का काम है, जो हमें विजय दिला सकता है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। हम सब कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है जो सफाई देते रहेंगे। अपना हम सब काम पर केंद्रित करें। अगर आप सफाई देने के लिए रुक गए, ठहर गए, हर भौंकने वाले कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए लग गए, तो आप अपने गंतव्य की ओर नहीं जा सकते।
अगर आप रास्ते में ठहर गए तो आप सड़े हुए कुएं की तरह बन जाएंगे। लेकिन जब नदी की धारा की तरह आप बहते रहें तो ये गंदगी जो है, जो लोग फेंकते रहते हैं साइड साइड से, वो सारी के सारे बह जाएगी, सारे के सारे बह जाएगी और आप जाकर अपने गंतव्य समुद्र से जाकर मिलेंगे। इसीलिए हमें बहते रहना है, नदियों की धारा की तरह बहते रहना है, हमें ठहरना नहीं है। ये कचरा लोग अपने आप साफ होते जाएंगे और हमें गंतव्य हासिल होगा। उम्र से नहीं काबिलियत से नेतृत्व लें। गांव पालिका, नगर पालिका, जिला, केंद्रीय स्तर पर आपका जो इंचार्ज है, आपका जो नेतृत्व है, आपका जो अध्यक्ष है, वो आपसे उम्र में कम भी हो सकते हैं, आपसे कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लेकिन इससे उसको मानने में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी है, वो संगठन का प्रतिनिधि है, तो संगठन का दूत है, संगठन का पदाधिकारी है, और इसीलिए वो मान्य होना चाहिए। आप उससे ज़्यादा उम्र के हैं, आप उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप उससे ज़्यादा होशियार है, उससे भी ज़्यादा वहाँ पर मायना रखता है कि वह संगठन का पदाधिकारी है। आप उसको व्यक्ति के रूप में नहीं मान रहे, आप उसको पदाधिकारी के रूप में मान रहे हैं। यह जानना जरूरी है। रामायण में श्री राम जी क्या करते हैं, अंगद को भेजते हैं, वानर अंगद को दूत बनाकर लंका भेजते हैं। अंगद जब लंका जाता है तो वहाँ पर रावण की सभा लगी रहती है। उस सभा में एक से एक धुरंधर विद्वान, धुरंधर बलशाली लोग सब, पराक्रमी लोग सब मौजूद रहते हैं, और उसमें एक वानर दूत बनकर पहुंच जाता है और रावण को समझाने की चेष्टा करता है कि मैं श्री राम जी का दूत बनकर आया हूं और आपको समझाने आया हूं, कह के अंगद जी कहते हैं। और इस पर पूरा का पूरा सभा जो है रावण का ठहाके मार के हंसने लगते हैं कि इस सभा में एक से एक विद्वान लोग मौजूद है, एक से एक बलशाली लोग मौजूद है, एक से एक शक्तिशाली लोग मौजूद है, और उसको ये बानर समझाएंगे। होगा तो इसको बानर को हम सब चबा कर खा जाएंगे, कह के वो राक्षसगण सोचते हैं। और इसी पे आकर अंगद जी क्या करते हैं, अपना पैर निकालकर जय श्री राम कहते हुए वहां पर गाड़ देते हैं कि अगर किसी में इतनी शक्ति है तो इस पैर को खाली थोड़ा चला कर दिखाओ। और होता वही है। बारी बारी से एक शक्तिशाली लोग आते हैं, लेकिन उसके पैर को कोई टस से मस नहीं कर पाते। बड़ा आश्चर्य होता है उस समय। अगर राक्षसगण चाहते तो बंदर को तो जीवित ही खा सकते थे, लेकिन कोई उनका पैर हिला तक नहीं सकता है उस दिन, क्योंकि उसके पैर के पीछे संगठन की शक्ति होती है। उस समय वह अंगद केवल बानर नहीं था, वो एक संगठन का दूत था और श्री राम जी का दूत बनकर गया था। उसके पीछे, उसके पैर के पीछे पूरे संगठन की शक्ति थी, और इसीलिए कोई भी आदमी, कितना भी बलशाली आदमी, उसके पैर को हिला तक नहीं सकते। इसीलिए अगर संगठन की कोई भी प्रतिनिधि कहीं पर भी है, कैसा भी प्रतिनिधि है, तो हम सबको ये मानना होगा कि उसके पीछे में वो अकेले नहीं है, उसके पीछे में पूरे संगठन की शक्ति है, पूरे संगठन उसके साथ है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो संगठन का प्रतिनिधि है, और इसीलिए उस प्रतिनिधि को मानना सभी का फर्ज बनता है। यह बात जानना जरूरी है। और खाली उम्र ज़्यादा होना ही राजनीतिक नेतृत्व के लिए पर्याप्त नहीं होता है। मान लीजिए कोई आदमी 80 वर्ष का हो गया, इसी का मतलब ये नहीं कि वही
पायलट बनकर आपको प्लेन चलाकर आपके गंतव्य तक पहुंचा देगा, यह जरूरी नहीं है। जिसके पास वह पायलट बनने की काबिलियत रहेगी, भले वो 20 वर्ष का लड़का ही क्यों ना हो, वही पायलट बनकर आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा सकता है। वही बात राजनीतिक पार्टी में भी होती है। खाली उम्र ज़्यादा हो जाने से ही वह राजनीतिक पार्टी को गंतव्य तक पहुंचा देगा, ऐसी बात नहीं है। जिसके पास वह काबिलियत होगी, वही संगठन का नेतृत्व लेकर संगठन को अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकते। अभी ऑस्ट्रिया में सेबेस्टियन क्रूज केवल 30 वर्ष में ही वहाँ के चांसलर बने हैं। फ्रांस में भी इमैनुअल मैक्रोन 39 वर्ष में ही राष्ट्रपति बने हैं। फिनलैंड में साना मरीना 34 वर्ष में ही वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। कनाडा जैसे देश में 43 वर्षीय इंजीनियर जस्टिन ट्रूडो दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हुए हैं। उससे पहले जोय क्लार्क केवल 39 वर्ष में कनाडा के प्रधानमंत्री हुए थे। क्या उन विकसित देशों में उनसे ज़्यादा उम्र के, ज़्यादा तजुर्बे वाले लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे? फिर भी यही लोग क्यों बने? तो ये जानना जरूरी है। खाली उम्र ही ज़्यादा होने से वही नेतृत्व ले, ये जरूरी नहीं होता है। विलायत में डेविड कैमरन केवल 43 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनते हुए विलायत के विगत 200 वर्ष के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। उसी तरह टोनी ब्लेयर भी केवल 43 वर्ष की उम्र में ही विलायत के प्रधानमंत्री हुए थे। अमेरिका के सबसे प्रभावशाली और विजनरी राष्ट्रपतियों में से रूजवेल्ट केवल 42 वर्ष में और जॉन एफ कैनेडी केवल 43 वर्ष में ही राष्ट्रपति हुए थे। अंतरिक्ष के कार्यक्रम को जोड़ तोड़ से चलाने वाले और चंद्रमा पर मानव को उतारने की योजना लाने वाले वही जॉन एफ कैनेडी थे। युवा थे, इसलिए विजन था और वह बड़े से बड़ा काम कर पाए। इसलिए नेतृत्व का उम्र कम हो या ज़्यादा, उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। उसी तरह कोई यह भी न कहे कि वह तो हमसे कम पढ़ा है, उसका नेतृत्व हम कैसे स्वीकार करेंगे। पढ़ना लिखना एक आयाम है, परंतु नेतृत्व के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कभी परिस्थिति ही वैसी रहती है। जैसे भारत के बिहार में राबड़ी देवी से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, परंतु राबड़ी देवी परिस्थिति बस मुख्यमंत्री बनी तो सभी को स्वीकार करना पड़ा। एक से एक पीएचडी वाले आईएएस आईपीएस ऑफिसर सब सारे राबड़ी देवी को स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ा। यह बात हम सब भी याद रखें। उसी तरह नेतृत्व लेने के लिए खाली यह मत सोचे कि कौन पहले लगा। मान लीजिए आज बाढ़ है और बाढ़ में आपका कोई प्रियजन डूब रहा है, तो आप किसको भेजेंगे? कहेंगे कि जो सबसे पहले तैरना सीखा था उसको ही भेजेंगे, कि जो आज तैर सकता है, आज फॉर्म में है, आज उसको उद्धार कर सकता है, उसको भेजेंगे? यह जरूरी। आज कौन फॉर्म में है, आज कौन काम कर रहा है, आज कौन काम कर सकता है अच्छा तरीका से, वह ज़्यादा मायना रखता है। खाली कौन संगठन में पहले लगा, कौन संगठन में सबसे पुराने हैं, वही आदमी उद्धार कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। यह बात हम सभी समझें इस बात को। कभी भी कोई प्रशिक्षण मिस न करें। जितनी भी प्रशिक्षण सामग्री है हमारे वेबसाइट पर है, किताब में है, घोषणा पत्र है, प्रशिक्षण पुस्तिका है, सभी को अध्ययन करें। और कोई भी प्रशिक्षण कहीं भी होता है उसे मिस न करें, क्योंकि अभी आप प्रशिक्षण नहीं लेंगे और बाद में जाके वही सवाल बाद में करते हैं। अभी आप कक्षा 1 में नहीं पढ़ेंगे, कक्षा 2 में नहीं पढ़ेंगे और कक्षा 10 में जाकर वही कक्षा 1 कक्षा 2 के सवाल करेंगे तो उपयुक्त नहीं होता है। उसके लिए तो कक्षा 1 कक्षा 2 में ही जाना पड़ेगा। उसी तरह कोई भी प्रशिक्षण होता है तो पहले उस प्रशिक्षण में सहभागी हो, तब आप जान पाएंगे। अभी क्या होता है, पार्टी की प्रशिक्षण में आते नहीं, पार्टी की बैठक में आते नहीं, राष्ट्रीय परिषद में आएंगे नहीं और बाद में एक ही सवाल बार बार करते रहेंगे। प्रशिक्षण में सीखने के लिए नहीं जाएंगे, घोषणा पत्र नहीं पढ़ेंगे, प्रशिक्षण पुस्तिका नहीं पढ़ेंगे और वही सवाल सालों साल तक घुमा फिरा कर करते रहेंगे।
उसी में उनका जीवन अटका रहता है, खुद पर भरोसा रहता नहीं। और कोई कह देगा कौवा तुम्हारा कान ले गया तो कौवा के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। वो इसी भ्रम के कारण से होता है कि हमें अपने ही सामग्री का, अपने ही प्रशिक्षण सामग्री का अध्ययन नहीं रहता है, हमें अपने ही विषय में मालूम नहीं रहता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं, और इसके वजह से हम सब जल्दी ही दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कोई भी प्रशिक्षण कभी भी हम सब मिस न करें। कभी भी बैठक होती है, कहीं भी प्रशिक्षण होता है, कोई भी सामग्री निकलती है तो उसे हम सब जरूर अध्ययन करें। संगठन में जो करेगा वही रहेगा, जो सीखेगा वही टिक पाएगा। संगठन में हम सभी काम करने के लिए हैं, संगठन को विस्तार और सुदृढ़ करने के लिए है। इसलिए निश्चित है कि जो संगठन में विस्तार और सुदृढ़ करने के लिए काम करेगा वही समिति या पद पर रहेगा। जो कोई कुछ सीखते नहीं, कुछ अध्ययन करते नहीं, ऐसे कार्यकर्ता किसी समिति या पद पर ज़्यादा दिन टिक ही नहीं सकते। इसलिए अपने आप को सदैव सक्रिय रहे, सदैव कुछ न कुछ सीखते रहे और सदैव संगठन को बनाते रहे, उसमें अभिवृद्धि करते रहे। धूप हो या बारिश, करना है तो हमें हर हाल में करना है। अगर आप कोई काम करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो कोई बहानेबाजी मत कीजिए, उसे हर हाल में करने का प्रयत्न करें। और अगर आप हर हाल में काम करने का निश्चय करके अडिग रह गए तो देखिएगा कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। यह प्रकृति का नियम है। और नेतृत्व के लिए कोई साधन स्रोत, कोई बने बनाए हुए रास्ता, कोई जनशक्ति दिया हुआ नहीं रहता है। अगर वह दिया हुआ रहता तो यह तो साधारण जॉब जैसा हो जाता, नौकरी जैसी हो जाती, काम करो और अपना पगार लो। नेतृत्व के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ लक्ष्य के सिवा। नेतृत्व के पास सिर्फ लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वह नेतृत्व खुद इकट्ठा करता है और लक्ष्य को पाता है। इसलिए वह नेतृत्व कहलाता है। नेतृत्व उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिर्फ ठान लेता है और बाद बाकी चीज़ खुद ब खुद मिलने लगती है। लोग खुद ही जुड़ने लगते हैं, रास्ता बनते जाता है। हम हौसला को उच्च रखें और अपने समाज को इस तरह से नेतृत्व दें। संगठन से दिए गए निर्देशों का पालन करें। स्वीकार किए गए काम को समय सीमा के भीतर पूरा करें। पूरा नहीं होने वाला जैसे दिखे तो तुरंत खबर करें, अंतिम क्षण तक इंतजार न करें। आपकी हर एक गतिविधि का मूल्यांकन होता है। जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से काम करने पर स्वतः संगठन में आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी, परंतु लापरवाही करने से भविष्य में आपको जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती है। हम सभी संगठन के लिए एसेट बने, न कि लायबिलिटी। पहले हम संगठन को मजबूत बनाएंगे और जिताएंगे, तभी हम संगठन से कुछ अपेक्षा कर सकते हैं। जब संगठन मजबूत ही नहीं रहेगा, संगठन बना ही नहीं रहेगा और हम सब तब उस संगठन से कुछ अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। संगठन के लिए हम कोई भार मत बने, कोई बर्डन मत बने, बल्कि किसी न किसी तरीक़ा से सहयोग करें। संगठन को आपको ढोना न पड़े, ये याद रहे। आपके लगने से संगठन को कोई तो फायदा हो, कोई हित तो हो, कोई एक छोटा काम भी तो हो, कुछ तो मजबूती मिले। यह बात हम सब याद रखें। संगठन में सदैव संगठन के सदस्य के साथ सद्भाव एवं समानतापूर्ण व्यवहार करें। संगठन के सदस्य हो या आम जनता, किसी को भी किसी वर्ग, धर्म, जाति या अन्य आस्था के कारण उस प्रति दुर्व्यवहार न रखें। संगठन में किसी को भी जुड़ने में भेदभाव न करें। पहले वे किस पार्टी में थे, किस राजनीतिक शक्ति में थे, उनका राजनीतिक इतिहास क्या था, वे किस वर्ग, धर्म, जाति या समुदाय से हैं, इसके आधार पर कभी भी किसी को जुड़ने से न रोकें। पार्टी की सदस्यता विधान की धारा अनुरूप योग्य कोई भी आदमी लेने के लिए स्वतंत्र है। पार्टी या समिति में मैं ही रहूं और दूसरा कोई ना आए, यह भावना कभी ना रखें। ऐसी भावना रखने वालों का मूल्यांकन अच्छा नहीं होता है और उसे भविष्य में अवसर नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए कभी भी यह मत सोचे कि मैं आऊँगा तो यह मत आए
यह रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, इस तरीके से भावना से, इस भावना से संगठन नहीं चल सकता है। ऐसी भावना बिल्कुल ना रखें, क्योंकि यह आप किसी व्यक्ति को नहीं मान रहे, संगठन के सदस्य को मान रहे हैं, उस हिसाब से सभी को ले। याद रखें, पार्टी की घोषणा के समय में ही बताया गया था कि हमें कम से कम अभी से 15 गुना ज़्यादा बड़ा संगठन बनाना है। अर्थात उस समय अगर हम सब 1 लाख सक्रिय कार्यकर्ता थे तो अभी 15 लाख सक्रिय कार्यकर्ता बनाना है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर एक आदमी पुराना है तो वहाँ पर 14 आदमी नया होना चाहिए। इसीलिए कभी ये मत सोचे ये फलाना आदमी को तो कहीं नहीं देखा था, ये कहाँ से आ गया, ये नया आदमी को कैसे जगह मिल गया, ये नया आदमी कहाँ से आ गया, ऐसे कभी भी हम सब न सोचें। हमें तो लाखों लाख नए आदमी को लाना है, उनको जिम्मेवारी देना है, उनको संगठन में लगाना है। इसी हिसाब से हम सब, इस सोच के साथ हम सब आगे बढ़ें। संगठन विस्तार का जो रफ्तार है उसमें आपके कारण कोई बोटलनेक अर्थात कोई बाधा सृजित न हो। जैसे बिना दूसरों को जिम्मेवारी सौंपे हुए आप छुट्टी पर चले गए, 3 महीना गायब ही हो गए, फाइल लिस्ट ऑफिस या दराज या साधन स्रोत बंद करके ही चले गए, यह बातें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिम्मेवारी किसी को सौंप कर जाएं। आपके कारण से संगठन में जो लगने वाले आदमी हैं, लगने के लिए जो इच्छुक आदमी हैं, उनको लगने में कोई बाधा नहीं होना चाहिए, वो खुले तरीक़ा से लग सके, यह आप सुनिश्चित करें। याद रहे, संगठन की समितियों में पद परिवर्तन होता रहता है, इसलिए पद मुक्त होना और नए का नियुक्त होना एक सामान्य प्रक्रिया है, यह चलता ही रहेगा। इसलिए पदमुक्त या पद पर नियुक्ति के विषय को लेकर अनावश्यक टीका टिप्पणी न करें। बहुत लोगों में होता है कि मैं पद पर हूँ तब तक ठीक हूँ, और पद से हटते ही वो विरोध करने लगता है, पद नहीं मिलते ही वो विरोध करने लगता है। कहीं पर इंचार्ज बना दिया, गाँव पालिका के इंचार्ज बना दिया, जिला के इंचार्ज बना दिया, और वहाँ से बदलते ही, इंचार्ज को बदलते ही वो आदमी घोर विरोधी हो जाता है। ऐसी प्रवृत्ति आपको किसी भी संगठन में कहीं दूर तक नहीं ले जा सकता है, इसलिए ऐसी प्रवृत्ति को हम सब सर्वथा त्याग करें। संगठन बनाते और चलाते समय जोड़ने की मानसिकता रखनी चाहिए कि कार्यकर्ता को कैसे मिलाकर जुलाकर एक जगह जोड़ कर रख सकते हैं, उस मानसिकता के साथ हम सब चले। कार्रवाई करना और संगठन से निकालना हमारा काम नहीं है, वह तभी होगा जब बाकी और कोई विकल्प नहीं रहेगा संगठन के पास, तभी ही कार्रवाई का सहारा लिया जाए, वरना हम सब आखिरी हद तक सभी को मिलाकर ही ले जाने की कोशिश करें। पार्टी के काम और आपका अपना निजी काम, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग हुआ, सहकारी का काम हुआ, आदि को अलग अलग रखें और स्पष्ट रखें। पार्टी के कार्यक्रमों में अपने निजी काम का प्रमोट बिल्कुल ना करें। पार्टी के आधिकारिक लेटर हेड का प्रयोग प्रक्रिया पहुंचाकर ही करें। जिस समिति को यह अधिकार दिया गया है वही लेटर हेड का प्रयोग कर सकती है। पार्टी का नाम, प्लेटफॉर्म, लेटर हेड, छाप, सदस्यता रसीद आदि का कोई दुरुपयोग न करें। इसका दुरुपयोग न हो इसके लिए निगरानी रखें। कोई आदमी अनधिकृत रूप में चंदा न उठाएं और न उठाने दें, इसके लिए निगरानी रखें। कहीं पर ऐसी गतिविधि हुई है तो प्रमाण सहित केंद्रीय समिति को खबर करें। सिर्फ कहने या आशंका के भर पर नहीं, बल्कि ठोस प्रमाण के आधार पर ही यह खबर करें, परंतु खुद ही अनावश्यक हल्ला और बदनामी बाहर न फैलाएं। प्रमाण बिना ही बदनाम करने के लिए चंदा विषय में अनावश्यक और झूठा हल्ला बाहर फैलाने पर उल्टी कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि अकेले सभी काम नहीं किया जा सकता, इसीलिए काम को समिति के पदाधिकारी आपस में बांट लें। सभी पदाधिकारी का नाम, तस्वीर और मोबाइल नंबर सहित लिस्ट पार्टी कार्यालय की दीवार पर लगाकर रखें, ताकि कोई भी सदस्य अपने क्षेत्र के पदाधिकारी से संपर्क कर सके, सही काम में सही आदमी को लगा सके। पार्टी में जिसकी जो जिम्मेदारी है उसी अनुरूप संबंधित व्यक्ति या विभाग से संपर्क करें। हर एक चीज़ के लिए केंद्रीय अध्यक्ष को ही सीधे फ़ोन करना ये अच्छी बात नहीं है। हम सभी एक कमांड चेन के अनुसार चले। अगर वार्ड की कोई बात है तो वार्ड अध्यक्ष से या वड़ा के संयोजक से संपर्क करें। गांव पालिका की कोई बात है तो गांव पालिका के संयोजक से संपर्क करें। जिला की कोई बात है तो जिला संयोजक से संपर्क करें। उसी हिसाब से अपने अपने स्तर पर
हम सब कमांड चेन का पालन करें। कोई भी काम की जिम्मेवारी लिए हैं तो उसे हर हाल में पूरी करें। अगर नहीं कर सकने की बात है तो जितनी जल्दी हो ऊपर की समिति या इंचार्ज को खबर करें, क्योंकि आपके भरोसे अगर कोई मकान के ऊपर से कूद रहा है और आप नीचे जाली लगाने की जिम्मेवारी लेकर उसे पूरी नहीं करेंगे, वह आदमी तो आपके भरोसे रहकर गिरकर मर ही जाएगा। जिस जगह रहना है उसे गंदा न करें। कहने का मतलब अपनी पार्टी को ही विवाद में न घसीटे, अपनी पार्टी को ही बदनाम न करें, अपनी पार्टी को ही क्रिटिसाइज न करें। इससे जनता में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। विरोधियों के बोलने से भी ज़्यादा अपनों के द्वारा ऐसी चीज़ें बोलने पर संगठन को आघात पहुंचती है। इसलिए सावधान रहें। खास करके सामाजिक संजाल, फेसबुक आदि पर विवाद और असंतुष्टि की बात ना लिखें। अगर असहमति या असंतुष्टि की कोई चीज़ है तो आप अपनी समिति में बैठकर या सीधे अपने इंचार्ज से बात करके सुलझाएं। जिला के आर्थिक भाग अपने अपने जिले से ही व्यवस्थापन करना है, उसी तरह का व्यवस्थापन स्थानीय स्तर पर भी लागू करना है। खुद ही नकारात्मक शब्द का उच्चारण न करें, खुद ही नकारात्मक बातें न लाएं, दूसरे के द्वारा लाने पर या उकसाने पर यथासंभव इग्नोर करके चले, उनके चक्रव्यूह की घेरा में न आएं, किसी नकारात्मक बातों पर अटके नहीं बल्कि आगे की सोचें, आगे बढ़ें। यूनिटी ऑफ कमांड रखें, अर्थात सिर्फ अपने से ऊपर की समिति निर्धारित एक ही पदाधिकारी या इंचार्ज से निर्देश लें और अपने मातहत की निचली समिति को ही निर्देश दें। ऊपर से नीचे स्तर तक कमांड चेन का एक ही लाइन स्केलर चेन बनना चाहिए। वह कमांड चेन पालन करना एकदम ज़रूरी है। अभी क्या होता है, वड़ा के आदमी भी सीधे केंद्रीय समिति को फ़ोन करके कोई बात के लिए परमिशन मांगता है, तो यह सर्वथा गलत है। आपको अपने कमांड चेन का आधार पर चलना है, उसी हिसाब से आपको निर्देश लेना भी है और उसी हिसाब से आपको निर्देश देना भी। केंद्रीय समिति भी आपको वड़ा स्तर तक निर्देश नहीं देके आपको जिला इंचार्ज को कहेगा, जिला के अध्यक्ष को कहेगा, और वह जिला अध्यक्ष जिला इंचार्ज का काम है कि बाद बाकी गाँव पालिका में और वड़ा में उसे कैसे फैलाया जाएगा, उस निर्देश को कैसे दिया जाएगा, वह बाद बाकी काम जिला के अध्यक्ष या इंचार्ज का है। उसी हिसाब से सोचें। संगठन को चलाने में आपसी सहमति और समझदारी से काम लें, ज़्यादा कानूनची न बने। आखिर में आवश्यकता अनुसार विधान को भी संशोधन किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है संगठन आगे बढ़ना चाहिए और काम अच्छा से होना चाहिए। बात बात पर कानूनची बनने वाले, छोटी छोटी बातों को लेकर समझदारी के बदले इश्यू बनाने वाले, बार बार शिकायत करने वाले, बार बार झगड़ा निकालने वाले को अच्छा मूल्यांकन हम सब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी साधन स्रोत नहीं है कि बार बार उस झगड़ा को हम सब सुलझाते रहें। इसीलिए इस विषय में समझदारी अपनाएं और आपसी सहमति से ही चले। बात बात पर किस विधान के किस धारा उपधारा से हुआ यह बात न लाएं। सबसे बड़ी बात है समझदारी। भावना को समझे, मर्म को समझे, उसके मातहत कार्य करें। समझदारी से किसी भी कार्य को विधान सम्मत बनाया जा सकता है, पर समझदारी नहीं रही तो कोई भी काम विधान सम्मत रहते हुए भी उपयोगी नहीं होगा। इसलिए यथासंभव आपसी समझदारी से ही निर्णय करें, सर्वसम्मति से काम हो जाए वही बेहतर है। याद रहे, संगठन में बखेड़ा या अनावश्यक झगड़ा को निकालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों का कभी इश्यू न बनाएं। आम सभा के मंच पर वह क्यों गया, वह क्यों नहीं, मैं उसे क्यों बोलने का मौका मिला, उसको क्यों नहीं, समिति में वह क्यों आया, वह क्यों नहीं, माला उसने क्यों लगाया, उसने क्यों नहीं, भाषण उसने दिया, उसने क्यों नहीं, ऐसी बातों को हम सब सभा होते ही भूल जाएं। वह किसी के हित के लिए नहीं है। बखेड़ा खड़ा करने वाले लोग संगठन में ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए बात बात पर बखेड़ा करने से स्वयं बचें और दूसरों को भी इसके लिए नहीं उकसाएं। संगठन में बखेड़ा खड़ा करने वाले लोगों से आगे निकले। जो काम करने वाला है उसे फील्ड पर कोई रुकावट नहीं है, वह फटाफट अपना संगठन बना रहे हैं। जिसको सिर्फ बकटेट ही करना है वह सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं, बखेड़ा पर बखेड़ा निकाल रहे हैं। उसे जवाब पर जवाब चाहिए, सफाई पर सफाई चाहिए, प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण चाहिए, पर सभी देने पर भी वे वहीं अटके रहेंगे, क्योंकि
इन्हें सिर्फ सवाल पूछ पूछ कर बकटेट करना ही आता है। ऐसे लोगों से हम आगे निकले और अपना काम करें। संगठन में किसी प्रकार की रुकावट डालना अक्षम्य है। कुछ लोग ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं कि पहले यह पद दो, वो पद दो, पहले मुझे जवाब देगा, पहले यह कर देने की गारंटी देगा, तभी संगठन बनाएंगे, तभी बनाने देंगे। इस तरह की रुकावट को संगठन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी तरह बैठक में कुछ लोग सोचते हैं कि हल्ला करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, बीच में बोलेंगे, ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो उनकी बातें सुनी जाएगी। उस तरह से किसी भी आदमी द्वारा बैठक में हल्ला करना या अन्य तरीके से डिस्टर्ब करना और अनुशासन को तोड़ना संगठन के लिए अस्वीकार्य है। ऐसे लोग संगठन में आगे नहीं बढ़ सकते। वे धीरे धीरे स्वतः जिम्मेवारी से भी साइडलाइन होते जाएंगे। इसलिए सावधानी बरतें। हाँ, सभ्य अनुशासित तरीके से कैसी भी बात रखी जा सकती है। यथासंभव लिखित रूप में अपनी असंतुष्टि को संबंधित समिति को दें। छोटी छोटी बातों से नाराज न हो, जैसे कि हमारे पेज से या जनमत पार्टी के पेज से आपकी तस्वीर, समाचार, पोस्ट या कविता क्यों नहीं शेयर हुआ, आपका फ़ोन क्यों नहीं उठा, आपका मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आया, आपको मिलने का टाइम क्यों नहीं दिया गया। ऐसी छोटी छोटी बातों को इश्यू न बनाए। आपने देखा होगा संगठन में आज लाखों सदस्य हैं। फेसबुक पेज पर भी आपने देखे होंगे कि 5 लाख से ऊपर लोग सदस्य हैं। उस 5 लाख लोग में से अगर 1000 में भी एक लोग मैसेज करेगा तो दिन का 5 से मैसेज होता है। अब 5 से मैसेज को कोई आदमी 10 मिनट का रिकॉर्ड करके आवाज़ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई लंबा लंबा लिख कर भेज रहा है, उसको जवाब देना संभव होगा? बिल्कुल नहीं। और जवाब नहीं देने पर कहते हैं कि जवाब कहाँ दिया। तो इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जिस स्तर पर संगठन बढ़ रहा है उस स्तर पर अब हर एक आदमी को सीधे जवाब देना मुमकिन नहीं हो सकता है। हर एक आदमी का फ़ोन नहीं उठ सकता है, फ़ोन संपर्क नहीं हो सकता है, मैसेज का रिप्लाई नहीं हो सकता है। उसको थोड़ा हम सब समझ कर ही संयमतापूर्वक काम करें अपने अपने। इसीलिए जिला के काम को जिला में ही निपटा ले, गाँव पालिका के काम को गाँव पालिका में ही निपटा ले, वड़ा के काम को वड़ा में ही निपटा ले। इसी कारण से यह जरूरी, हर एक चीज़ के लिए केंद्र में ही संपर्क करना जरूरी नहीं है। काम करेंगे तो देखिए विवाद तो आएगा ही, परंतु विवाद को सहजता से लें, शांति से समाधान करें, शिष्टाचार, सम्मान और गोपनीयता रखें। विवाद के विषय में फेसबुक या सामाजिक संजाल पर कभी न लिखें। सार्वजनिक जगहों पर विवाद के विषय में न बोलें। पहले आपसी स्तर पर बात करके समाधान करने की कोशिश करें। वह नहीं होने पर गांव पालिका, नगर पालिका और उसके बाद जिला समिति द्वारा समाधान करने की कोशिश करें। वहां से भी समाधान नहीं होने पर अंतिम चरण में केंद्र की अनुशासन समिति में ध्यानाकर्षण कराएं या वहां पर अपनी बातों को रिकॉर्ड करें। अपनी पार्टी या नेतृत्व को हर हमेशा बचाव करने के लिए तत्पर रहें। दूसरों के भड़काने से, कुछ भ्रम में आ जाने से या कोई समाचार पढ़ लेने से ही अपनी पार्टी व नेतृत्व से विमति न रखें। पहले अपनी पार्टी व नेतृत्व को निशर्त बचाव करें। क्या हुआ क्या नहीं वह पार्टी की आंतरिक बैठक की बात है, उसमें छलफल होगी, परंतु बाहर के लिए हम सदैव अपनी पार्टी व नेतृत्व के बचाव में लगे। बुरा न देखना, न सुनना, न बोलना, न शेयर करना। खाली पार्टी या हमारे नाम देखने से ही कोई बात शेयर करना बंद करें। उसके भीतर हमारे विषय में भ्रम फैलाया गया है कि गलत समाचार लिखा है कि वह देखने के बाद ही उचित निर्णय ले। अगर हमारे नेता कार्यकर्ता खुद ही गलत समाचार का प्रचार प्रसार करेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगी। इसलिए सावधान रहें। अपने अपने टोल, वार्ड, पालिका, जिला में पार्टी कार्यालय खोलें। पार्टी का कार्यालय विश्वास, आस्था और सुरक्षा की भावना जगाता है। यह अपने आप में सबसे बड़ा प्रचार है। आखिर आप खुद भी, अगर आपको कोई सोना बेचने वाला फुटपाथ पे मिल जाए, वो आपको सबसे शुद्ध सोना, 24 कैरेट का सोना भी आपको सस्ता दाम में भी देगा तो आप वहाँ से नहीं लेते हैं। लेकिन जो सोने का दुकान होता है, शीशा लगा हुआ अच्छा दुकान होता है, वहाँ से जाकर आप मज़ा से लेते हैं, भले वो कमर्शियल सोना क्यों न दे, थोड़ा महंगा क्यों न दे। तो वही फ़र्क होता है। एक दुकान जो होता है, एक स्थायी जगह जो होता है, वह विश्वास और आस्था जगाती है। इसीलिए हमें पार्टी कार्यालय के लिए पहल करते रहना पड़ेगा। किसी समिति या कार्यकर्ता को काम जब आप सौंपते हैं
तो पहले दोनों आदमी आपस में छलफल कर लें, दोनों आदमी के लिए वह स्वीकार्य है कि नहीं वह बात देख ले, और उसकी उपलब्धि क्या है, आउटपुट आप क्या एक्सपेक्ट करें वह भी स्पष्ट हो जाए। कितना समय लगेगा, कब तक डेडलाइन है, कब कितना समय देना है, वह भी आप स्पष्ट हो जाए, और उसके बाद ही वह काम सौंपे। और उसके लिए स्मार्ट क्राइटेरिया जो है वह स्मार्ट क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम सब वह काम दें। स्मार्ट में स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड आता है। और जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक आप उसको फॉलो अप करते रहिए। ये नहीं कि काम एक बार दे दिया फिर भूल गया, फिर एक बार अंतिम में पूछा कि काम हुआ कि नहीं। काम जब आप सौंपते हैं तो उसको बीच बीच में चेक करते रहे कि काम हो रहा है कि नहीं, पूरा हो रहा है कि नहीं, पूरा करने की दिशा में जा रहा है कि नहीं। उस हिसाब से हम सब अनुगमन करते रहें, चेक करते रहें, और उस हिसाब से हम सब काम को कार्यकर्ताओं में सौंपें। और केंद्र जो कोई जानकारी मांगता है, किसी चीज़ के लिए फ़ोन करता है या कोई निर्देश देता है तो उसे अविलंब माने। एक बार कहने पर ही समय सीमा के भीतर में उस काम को पूरा करें, क्योंकि केंद्र को वड़ा समिति से लेकर केंद्रीय समिति तक हजारों समिति देखना पड़ता है, और इसीलिए वह बार बार पूछ नहीं सकता। इस बात को समझे और सतर्क रहे कि केंद्र को दोबारा आपको कहना न पड़े। प्रेस रिलीज छोटी छोटी घटनाओं के लिए नहीं किया जाएगा, और प्रायः सिर्फ अपनी पार्टी या कार्यकर्ताओं से संबंधित विषय के लिए ही किया जाएगा। अधिवेशन नहीं होने तक लेटर हेड और छाप का प्रयोग केंद्र या अध्यक्ष के निर्देश अनुसार ही किया जाएगा। अंतर्वार्ता के विषय में अंतर्वार्ता उकसावे में न दे, बल्कि अपनी रणनीति के अनुसार ही दे। अपनी रणनीति और गोप्य योजना तथ्य न बताएं। अंतर्वार्ता देने से पहले आपके पास घोषणा पत्र, विधान, पार्टी का निर्णय और प्रेस रिलीज आदि की पूरी जानकारी हो। अंतर्वार्ता के लिए पूरी तैयारी करके, हो सके तो एक फाइल तैयार करके ही रखें। विरोधी शक्तियों के भ्रष्टाचार और गलत कार्यों का पूरा लिखित प्रमाण ही संकलन करके फाइल बनाकर रखें, ताकि उसे जनता के बीच में दिखाया जा सके। वक्तव्य के विषय में हमारी पार्टी या लक्ष्य से असंबंधित विषय पर नो कमेंट की नीति ले। पड़ोसी या अन्य दूसरे देशों के मामलों में भी नो कमेंट की नीति ले। समाज में सैकड़ों हजारों मुद्दे हैं, सैकड़ों घटनाएं होती रहती है, सैकड़ों विषय पर बहस होता रहता है। हर विषय पर हमें अपना मंतव्य देना आवश्यक नहीं है। वैसा करने से हम विवाद में उलझते रहेंगे और अनावश्यक कठिनाइयाँ भी बढ़ती रहेगी। हम बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। प्रचार प्रसार व सामाजिक संजाल संबंधी नीति में सामाजिक संजाल या पत्र पत्रिकाओं में सकारात्मक, वीरतापूर्ण और हौसलावर्धक न्यूज़ ही छपवाएं, शेयर करें। हम सभी सामाजिक संजाल या अन्य जगहों पर भी क्या शेयर करते हैं, क्या नहीं, उससे संगठन को क्या असर पड़ेगा, जनता उत्साहित होगी, सकारात्मक होगी कि नहीं, यह जरूर सोचें। उकसाने वालों से सावधान रहें, ट्रोल से बचें। किनारे में बैठकर हमें आग में कूदने के लिए उकसाने वाले और अनेकों प्रश्न करने वालों का प्रयोजन को पहचानें और उनसे सावधान रहें। वह आपसे विवादास्पद अभिव्यक्ति लेने, आपका चरित्र हत्या करने, गोपनीयता भंग करने या आपसे अवांछित कार्य कराने का भी षड्यंत्र हो सकता है। अपने कार्य के विषय में जानकारी देना या न देना अपनी रणनीति के अनुसार हो, किसी के उकसावे अनुसार नहीं। सामाजिक संजाल, फेसबुक, ट्विटर आदि पर अगर आप उकसाने वाले ट्रोल की बातों से ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, आप उनके चक्रव्यूह में उलझकर बहस में अपना अमूल्य समय नष्ट करने में बाध्य हो जाते हैं, तो उन्हें ब्लॉक या अनफ्रेंड कर दें। इससे आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। याद रहे, सामाजिक संजाल पर बहस जीतने से ज़्यादा जरूरी है वास्तविक गांव और टोल में जाकर संगठन और समिति बनाना और निर्वाचन में जीतना। वही उनके लिए अंतिम जवाब होगा। खास करके केंद्रीय स्तर के नेता फेसबुक, ट्विटर के विवाद में उलझने और कमेंट लिखने से बचें, इससे ज़्यादा ही हानि होती है। अपने फेसबुक वॉल पर दूसरों का पोस्ट ना आए, इसके लिए टैगिंग संबंधित सेटिंग मिलाकर रखें। कमांड चेन माने, अगर कारखाना चेन का कोई पार्ट अपना काम नहीं करेगा तो वह चेन टूट जाएगा और सारा काम बिगड़ जाएगा, पूरी दुर्घटना ही हो जाएगी। इसीलिए अपनी जगह पर अपने निर्धारित जिम्मेवारी को निभाते हुए काम करें। हर एक कड़ी पद है, व्यक्ति नहीं। आप पद को मान रहे हैं, किसी व्यक्ति को नहीं।
कल आप भी उस पद पर हो सकते हैं। इसीलिए कमांड चेन को पालन करते हुए काम करें और संगठन के नज़र में अनुशासन नहीं तो कहीं भी नहीं। आपने बुलडोज़र को देखा है, बहुत ही शक्तिशाली होती है, लेकिन अगर वह बुलडोज़र ड्राइवर के नियंत्रण में न रहे तो क्या करेगा? अगर ड्राइवर के कंट्रोल में बुलडोज़र नहीं रहा तो वह टोल के घर को तहस नहस कर देगा, दर्जनों आदमी को कुचल कर ही मार डालेगा। इसीलिए बुलडोज़र है तो बड़ी शक्तिशाली, परंतु वह तभी तक ही उपयोगी है जब तक वह ड्राइवर के नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, कमांड चेन में है। जैसे नियंत्रण हटा, बस दुर्घटना घटी। उसी तरह आपने हाइड्रो पावर का प्लांट देखा होगा, वहाँ पर बांध दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पानी जमा हुआ रहता है और उस पानी में इतनी शक्ति रहती है कि अगर वह बांध टूट जाए और वह पानी को जिधर मन हो उधर बह जाए तो गांव के गांव को लेके डूब जाएंगे, सैकड़ों आदमी को बहाकर मार डालेंगे, इतनी शक्ति रहती है। लेकिन अगर वही पानी जो निर्देशित चैनल है उस चैनल होकर बहती है और जहाँ पर उसको गिरने के लिए कहा है वहीं पर गिरती है, तो उसी पानी से हम बिजली निकाल सकते हैं जो घर घर में जाके घर घर में रोशनी दे सकती है, अंधेरा को दूर कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम अपनी शक्ति को संगठन की रणनीति के अनुसार चलाते हैं तो हम सब भी घर घर में उजाले ला सकते हैं, मधेश के घर घर में उजाले ला सकते हैं। लेकिन कहेंगे कि नहीं, हमारे पास तो इतनी ज़्यादा शक्ति, हमको जिधर मन होगा उधर बहेंगे, तो उससे सिर्फ विनाश ही आ सकता है, विकास नहीं। यह बात हम सभी को समझना है। इसीलिए संगठन की नज़र में चाहे लोग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लोगों के पास कितना भी आदमी क्यों न हो, वह संगठन के लिए तभी उपयुक्त है जब वह संगठन के कमांड चेन में, संगठन के अनुशासन में रहता है। अन्यथा वह आदमी संगठन के लिए विनाश और तबाही का कारण ही बनेगा। संगठन में संगठन ही सत्य होता है। संगठन में जुड़ना या न जुड़ना लोगों की अपनी स्वतंत्रता होती है, परंतु संगठन में जुड़ते ही स्वतः अंतर्निहित रूप में ही उसमें एक शपथ होता है कि आप उस संगठन के लक्ष्य, सिद्धांत, विधान, आचार संहिता, नेतृत्व और उनके निर्णय को मानेंगे। हम लक्ष्य मानते हैं परंतु नेतृत्व संगठन को नहीं, ऐसा नहीं होता है। संगठन में कोई लगा है तो उसका मतलब है संगठन और नेतृत्व के पक्ष में लड़ता रहूँगा, संगठन और नेतृत्व जो भी निर्णय करता है उसे सत्य मानकर पालन करूँगा, क्योंकि हमारे लिए संगठन ही सत्य है। जैसे सिपाहियों को जब युद्ध के लिए भेजा जाता है तो वे दर्जनों सवाल नहीं करने लगते हैं, उसको लंबा चौड़ा जवाब और स्पष्टीकरण देकर बार बार समझाना नहीं पड़ता है, बल्कि जिम्मेदारी पाते ही वे अपने कमांडर के आदेश पर रवाना हो जाते हैं। और इसीलिए सैनिकों का संगठन सबसे प्रभावकारी और काम फतेह करने वाला माना जाता है। उसी तरह संगठन में जिम्मेदारी लेना या न लेना सदस्य की अपनी स्वतंत्रता है, पर जिम्मेदारी लेने पर उसे हर हाल में पूरी करने के लिए हर सदस्य लगे। निर्णय में स्वामित्व। संगठन या समिति के निर्णय में स्वामित्व रखें। उसने ऐसा कर दिया, हमें क्या मालूम, क्या निर्णय हुआ, क्यों हुआ, हमें मालूम नहीं, ऐसी बातें ना बोलें। जनता में इससे बहुत खराब संदेश जाता है। हमारे संगठन का निर्णय है, हमारी समिति का निर्णय है, हमारे नेतृत्व का निर्णय है, तो यह हम सभी का निर्णय है, यह भाव आना चाहिए। और याद रहे, निर्णय लेने का अधिकार नेतृत्व में स्वतः प्रत्याभूत रहता है। पुनः पुनः जनमत लेकर सभी से पूछकर निर्णय करना नहीं पड़ता, नेतृत्व खुद निर्णय कर सकता है। गोपनीयता और आचार संहिता का पालन। आंतरिक कार्यक्रम या बैठक में यथासंभव मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके बाहर रखवाने से बेहतर होगा। अपनी रणनीति को सदैव गोप्य रखें। मोबाइल फ़ोन आजकल हर आदमी रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि वह ब्लैकमेल करने या झगड़ा लगाने के लिए प्रयोग कर सकता है। इस बात की सावधानी सदैव अपनाएं। जो चीज़ें गोप्य रखने के लिए बोला गया हो
उसे हर हाल में गोप्य रखें और दूसरों के द्वारा भी गोप्य रखवाएं। आचार संहिता का पालन करें। आचार संहिता के कुछ बूंदा इस प्रकार है। सार्वजनिक अभिव्यक्ति। मैं इस संगठन के सिद्धांत और मूल्य मान्यताओं से विरोधी और प्रतिकूल या संगठन की प्रतिष्ठा में हानि करने वाली या संगठन की गोपनीयता भंग करने वाली सार्वजनिक अभिव्यक्ति नहीं दूंगा। असंतोष और शिकायत। संगठन की सिद्धांत, नीति, निर्देश या काम कार्रवाई पर असंतोष होने पर उसे मैं संगठन के भीतर पहले ध्यानाकर्षण करूंगा और आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा। संगठन के खिलाफ बाहर विरोध करना, गुटबाजी करना या भ्रम फैलाना संगठन के हित के खिलाफ माना जाएगा। सद्भाव और सहकार्य। मैं संगठन के सभी प्रकार के सदस्यों और उनकी पृष्ठभूमि, विचार, दक्षता और कार्यशैली पर सद्भाव रखते हुए सहकार्य करने के लिए तत्पर रहूँगा। जात, जाति, धर्म, लिंग या समुदाय विशेष आदि के नाम पर कभी आक्रामक विचार या रणनीति नहीं रखते हुए सभी से सद्भावपूर्ण व्यवहार रखें। हम सभी संकल्प ले। मैं जनमत पार्टी का सदस्य, अपना अपना नाम ले, यह संकल्प लेता हूँ कि मैं संगठन के विधान, आचार संहिता, नीति निर्देश और आदेश का पालन करूँगा। मैं संगठन व नेतृत्व के प्रति निष्ठावान रहूँगा। मैं संगठन व नेतृत्व पर सदैव आस्था रखूँगा। मैं संगठन व नेतृत्व का आदर करूँगा। मैं कमांड चेन का अवश्य पालन करूँगा। मैं संगठन के अनुशासन में रहूँगा। मैं निर्देशित गोपनीयता रखूँगा।